नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है संजय भंडारी और मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री पेज में। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, हम लोग शुरू कर रहे हैं क्रैश कोर्स नीट NJEE 2021 और इसमें हम लोग केमिस्ट्री की पूरी तैयारी करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आप इस हफ्ते का शेड्यूल नोट कर लीजिए। आज है मंडे 18 तारीख, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज फुल चैप्टर रिवीजन होने वाला है। उसके बाद आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा सैटरडे को 23 तारीख को, और जो भी इस चैप्टर के डाउट है आप मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल पर भेज सकते हैं और उसको मैं सॉल्व कराऊंगा 24 तारीख को यानी संडे। तो बच्चों, शुरू करते हैं क्लास 12th का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फुल चैप्टर रिवीजन, और इसमें हम लोग एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करेंगे। इस चैप्टर में मैं कुछ आपको न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा कि किस तरह के न्यूमेरिकल इसमें पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस से। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है पहले ये समझते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है किसी इलेक्ट्रोलाइट को, है ना, किसी इलेक्ट्रोलाइट को डिकम्पोज करना, और किसकी मदद से? इलेक्ट्रिक करंट की मदद से, है ना। जैसे हमने NaCl का सॉल्यूशन लिया और ऊपर से करंट दे दिया, तो NaCl किस में टूट जाएगा? सोडियम और क्लोराइड आयन में। तो बच्चों, किसी इलेक्ट्रोलाइट को डिकम्पोज करना इलेक्ट्रिसिटी की मदद से इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। अच्छा, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो अपनी एक्वस सॉल्यूशन में हो सकता है या मोल्टेन स्टेट में हो सकता है। क्लियर? एक्वस सॉल्यूशन में मतलब उसके साथ वाटर भी इन्वॉल्व होगा, और मोल्टेन स्टेट मतलब केवल वही इलेक्ट्रोलाइट होगा, अदर कोई कंपाउंड उसके साथ मिक्स नहीं होगा। अब देखिए बच्चों, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। अब ये बनता कैसे देख लीजिए। सबसे पहले हम एक बीकर लेंगे, बीकर में उस इलेक्ट्रोलाइट को लेंगे जिसको आपको डिकम्पोज करवाना है। सपोज मैंने लिया NaCl, है ना। अच्छा, NaCl यहां पर मोल्टेन स्टेट में, उसके साथ वाटर नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम दो रॉड डाल देंगे। एक रॉड ये वाली ब्लैक वाली और एक रॉड ये रेड वाली, ठीक है। और इन रॉड को हम ऊपर DC करंट से कनेक्ट कर देंगे, है ना। तो पॉजिटिव वाले रॉड को हम क्या बोलेंगे बच्चों? एनोड, और जो नेगेटिव से कनेक्ट होगा उसको हम बोलेंगे कैथोड। कैथोड और एनोड आर नोन एज इलेक्ट्रोड। क्या बोलेंगे इनको? इलेक्ट्रोड, है ना। तो एनोड यानी पॉजिटिव वाला, कैथोड यानी नेगेटिव वाला, याद रहेगा, ठीक। अब जब आपने इलेक्ट्रिसिटी ऊपर से दी तो नीचे जो सोडियम क्लोराइड है वो डिकम्पोज होगा। तो बच्चों, सोडियम क्लोराइड किस में डिकम्पोज होता है? सोडियम आयन में और क्लोराइड आयन में, ठीक है। तो इसी तरह जो है इस मोल्टेन स्टेट में दो तरह के आयन होंगे, प्लस आयन एंड माइनस आयन। तो अब क्या होगा, देखो बच्चों, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है यानी कैथोड है उसकी तरफ दो पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट होगा, और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है यानी जो एनोड है उसकी तरफ क्या होगा? नेगेटिव आयन अट्रैक्ट होगा। क्लियर? पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव, नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव। क्लियर हो गया? अब देखिए, जो हमारे पास कैथोड है यानी जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उस पर क्या होगा? रिडक्शन होगा। रिडक्शन मतलब जैसे इसके नजदीक पॉजिटिव आयन पहुंचेगा, सपोज इसके नजदीक हमने पहुंचा दिया सोडियम को, तो बच्चों सोडियम क्या करेगा? देखो, सोडियम क्या करेगा? इससे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और सोडियम एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना मतलब रिडक्शन। तो रिडक्शन कहां पर होता है बच्चों? कैथोड में होता है। तो अब देखिए बच्चों, एनोड पर क्या हुआ? एनोड पर जो है Cl माइनस आयन उसकी तरफ जाएंगे, और Cl माइनस क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cl न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरह से। तो एनोड और कैथोड पर इस तरह से रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को देंगे या लेंगे। बस आपको ध्यान रखना है, जो एनोड है उस पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, और जो कैथोड है उस पर हमेशा रिडक्शन होगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। तो इस तरह से हमारे पास कैथोड पर सोडियम जमा होने लगेगा, और एनोड पर जो क्लोरीन है वो दूसरे एटम के साथ मिलकर क्लोरीन गैस बना देंगे, है ना। तो हमें कैथोड और एनोड पर अलग अलग प्रोडक्ट मिलना स्टार्ट हो जाए। तो बच्चों, ये सिंपल प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइसिस की। तो आपको समझना यह है कि कहां कैथोड है, कहां एनोड है, कहां कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर? अब देखो,
दूसरी बात करते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सोल्यूशन या उसकी मॉल्टेन स्टेट लेते हैं तो एनोड और कैथोड पे कुछ सब्सटेंस डिपॉजिट होता है, ये रिलीज होता है वहां से, तो उसी को हम बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो बच्चों किसी सब्सटेंस का जो प्रोडक्ट है वो किस पे डिपेंड करेगा, आप कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हो और किस टाइप का आप इलेक्ट्रोड्स यूज कर रहे हो। तो हम क्या केवल यहां पर नेचर ऑफ मटेरियल की बात करेंगे। नेचर ऑफ मटेरियल में दो तरह का मटेरियल है, या तो जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है वो मॉल्टन स्टेट में होगा या अपनी एक्वस सॉल्यूशन स्टेट में होगा ना। तो दोनों का एग्जांपल मैं करवा के आपको बताता हूं कि दोनों केस में हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट मिलने वाले। तो सबसे पहले बच्चों मैंने यहां पर लिखा है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मॉल्टेन सोडियम क्लोराइड, है ना, मॉल्टेन सोडियम क्लोराइड देखते हैं। तो सोडियम क्लोराइड का जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो सोडियम और क्लोराइड आयन बनेगा, ठीक है। कैथोड पर, कैथोड क्या था हमारे पास बच्चों, नेगेटिव चार्ज वाला, तो सोडियम उसकी तरफ जाएगा और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो सोडियम एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एनोड, एनोड पॉजिटिव वाला है, उसकी तरफ कौन जाएगा, नेगेटिव, यानी Cl माइनस आयन। तो Cl माइनस आयन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और Cl2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कैथोड और एनोड पर रिएक्शन होगी। तो अभी हमारे पास मॉल्टेन NaCl में केवल NaCl है, उसके साथ कोई और कंपाउंड नहीं है। तो इसलिए बच्चों हमारे पास जो कैथोड पर जमा होने वाला प्रोडक्ट है वो सोडियम होगा लिक्विड फॉर्म में, और एनोड पर क्या होगा, क्लोरीन गैस रिलीज होगी। क्लियर हो गया। और अगर इसको नेट रिएक्शन लिखना चाहो तो ये इस तरह से आपको दिख जाएगा, ठीक है, समझ में आई। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ एक्वस सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करें, एक्वस, तो यहां पर बच्चों दो चीजों का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। NaCl का तो होगा, साथ में वाटर का भी इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, है ना। अब देखिए यहां पर जब NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव बने, इसी तरह H2O में पॉजिटिव और नेगेटिव बने। इसका मतलब अब कैथोड और एनोड की तरफ अगर मैं बात करूं, कैथोड की तरफ तो दो पॉजिटिव आयन उस पर जाएंगे और एनोड में दो नेगेटिव आयन उस पर जाएंगे, है ना। कैथोड पर पहले क्या रिएक्शन होती है वो देखते हैं। तो कैथोड पर सोडियम भी गया, उसके सामने हाइड्रोजन भी गया, है ना। सोडियम भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। सोडियम करेगा तो सोडियम प्लस यानी सोडियम सॉलिड बनाएगा, और हाइड्रोजन करेगा तो हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए बच्चों एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब दो पॉजिटिव आयन किसी इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे यानी कैथोड की तरफ जाएंगे तो दोनों की इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी सिमिलर नहीं होगी, ठीक। अब यहां पर मैंने लिखा है, देखो सोडियम का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है वो इतना है -2.71, हाइड्रोजन का 0.00। तो यहां पर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से यह देखना है कि किसकी इलेक्ट्रॉन लेने की पावर ज्यादा है, कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है कैथोड से, है ना। तो देखो बच्चों आपने रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी होगी, उसमें आपने यह पढ़ा होगा कि जितना पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की पावर उतनी ज्यादा होती है, ठीक है, जल्दी रिड्यूस हो जाता है। तो यहां पर देखिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव है जबकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव है। तो बच्चों यहां पर हाइड्रोजन जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर देगा एज कंपेयर टू सोडियम। क्लियर। तो अब सोडियम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, बल्कि किसका यहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस कौन करेगा, हाइड्रोजन करेगा, और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम आयन की ही फॉर्म में रहेगा। क्लियर। एनोड पर भी सेम होने वाला है। Cl और वाटर लिखा है मैंने यहां पे OH भी लिख सकते हैं, बात एक है ना। तो Cl और वाटर दोनों क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी है, यानी ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है। दोनों ही एनोड पर ये काम करने वाले, लेकिन दोनों का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो डिसाइड करेगा कि कौन पहले या कौन जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। तो हमने बात की थी कि जितना पॉजिटिव होता जाएगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी होगी, है ना बच्चों। तो देखो बच्चों यहां पर देखिए, यहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 1.36 वोल्ट ज्यादा है, और यहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 1.23 वोल्ट। मोर पॉजिटिव मोर इजिली ऑक्सीडाइज, ठीक है। तो इसने क्या किया, जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया। तो बच्चों क्या हुआ
कि एनोड पर तो केवल Cl2 में कन्वर्ट हुआ और कैथोड पर केवल HH2 में कन्वर्ट हुआ। तो अब बोलने का मतलब यह है कि जो OH है वो वैसे रहेगा सॉल्यूशन में और इधर पॉजिटिव में Na+ रहेगा। तो अब जो एक्वस सोडियम क्लोराइड का प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है वो क्या होगा, देखो Cl2 कहां पर मिलेगी एनोड पर, H2 कहां पर मिलेगी कैथोड पर, और सॉल्यूशन कैसा होगा NaOH, यानी बेसिक सॉल्यूशन होगा। तो ये इसके प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है। क्लियर हो गया? तो समझना आपको यह है कि मोल्टन स्टेट में अलग प्रोडक्ट मिलते हैं और एक्वस स्टेट में अलग प्रोडक्ट मिलते हैं। आगे बढ़े, अब मैं कुछ समराइज कर लेता हूं कि किस किस सब्सटेंस के कौन कौन से प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस होते हैं। तो मोल्टन NaCl की तो हमने बात ही कर ली, कैथोड पर सोडियम मेटल, एनोड पर Cl2 गैस। एक्वस NaCl देखो H2 गैस, कैथोड पर Cl2 गैस, एनोड पर। डाइल्यूट H2SO4 की बात करें तो H2 गैस कैथोड पर और O2 गैस एनोड पर, सेम कंडीशन होगी। कॉन्सेंट्रेटेंट की बात करें तो H2 गैस यहां पर और H2O8 2- एनोड पर मिलेगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। माइकल फैराडे, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और कितना अमाउंट प्रोडक्ट बन रहा है इसके बीच रिलेशन को सेटअप किया, तो वही हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, फैराडे के दो लॉ है, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। तो पहले फर्स्ट लॉ की बात करें तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि जब आप किसी इलेक्ट्रोलाइट में करंट प्रोवाइड करते हो तो वो जो इलेक्ट्रोलाइट की क्वांटिटी होगी वो उस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, है ना। तो कितना अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, वो जो करंट आप दे रहे हो, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। W का मतलब अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिट या रिलीज, और Q का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। अच्छा, सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या बोल रहे हैं कि जब हमारे पास डिफरेंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होते हैं, है ना, अलग अलग कंसंट्रेशन के हमने 4 बीकर रखे और वहां पर हम सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के 4 बीकर हैं और वहां पर सेम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही है, तो वहां पर जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस होगा यानी जो मटेरियल लिबरेट होगा या डिपॉजिट होगा वो बच्चों किस पे डिपेंड करेगा, उनके इक्विवेलेंट वेट पे डिपेंड करेगा। ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं W इक्वल टू E1, तो W1 W2 इक्वल टू E1/E2, है ना, और E क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस। तो बस ये ध्यान रखना। अब इससे कुछ फॉर्मूले और हम बनाएंगे, वो देखते हैं। तो देखो बच्चों, हमने भी पढ़ा था W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। Q क्या मतलब क्या है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट। अच्छा, इसका प्रोपोर्शनल हटाना है तो W इक्वल टू ZQ, Z हमने लगा दिया। अब बोलोगे आप Z क्या है, तो यहां देखो Z को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, है ना, और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है निकालने का इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस बाय 96500। अभी बताता हूं कि 96500 क्या हुआ है। तो Z की वैल्यू हम यहां से निकालेंगे। ठीक है। अब देखो Q कैसे निकालेंगे, Q का मतलब होता है I इंटू टी, और I का मतलब होता है बच्चों करंट दे रखा होगा, और T का मतलब होता है टाइम, ध्यान रखना सेकंड में होगा ये। ठीक है। तो Q हम ऐसे निकालेंगे, W हम Z और Q से निकालेंगे, और Z हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है। तो पूरा फॉर्मूला अगर मुझे लिखना है तो W इक्वल टू Z इंटू I इंटू टी। क्लियर हो गया? तो आसानी से आप कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ है वो भी निकाल सकते हो। ठीक है। अब देखो, सपोज एक एग्जांपल मैं लेता हूं, मान लीजिए कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है Ag, और Ag इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना रहा है, Ag सॉलिड बना रहा है। ठीक है। अगर मैं एक Ag एटम की बात करूं तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, और अगर मैं 1 मोल Ag एटम की बात करूं तो वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके 1 मोल Ag सॉलिड बनाएगा। यानी जो हमारे पास सब्सटेंस है वो Ag सॉलिड डिपॉजिट हो रहा है, इसकी हमें अमाउंट मालूम करनी है। तो यहां पर क्या हो रहा है बच्चों कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन की मदद से 1 मोल Ag हमें मिल रहा है, ये तो है। ठीक। अब हम जानते हैं कि जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन है उस पर कितनी इलेक्ट्रिसिटी होती है, उस पर इलेक्ट्रिसिटी होती है इतने कूलाम, 96487 कूलाम पर मोल इलेक्ट्रिसिटी 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से। ठीक। अच्छा,
इसी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हम बच्चों क्या करते हैं, फैराडे के नाम से जानते हैं। द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज फैराडे। और इसको राउंड फिगर में लिखना चाहिए तो वही लिखते हैं 96500 कूलाम पर मोल। तो ये जो 96500 वैल्यू है ना, ये एक्चुअल में 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से जो इलेक्ट्रिसिटी हमें देनी पड़ती है वही है। ठीक, अच्छा, अब अगर आपको बोला जाए कि mg से mg बन रहा है, ठीक है, तो यहां पर बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब 2 मोल इलेक्ट्रिसिटी यहां पर यूज हो रही है। तो 1 मोल इलेक्ट्रिसिटी का मतलब 1 फैराडे, तो 2 मोल इलेक्ट्रिसिटी का मतलब 2 फैराडे। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांसफर होंगे उतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी 1 मोल सब्सटेंस को बनाने के लिए। तो हमें पहले 1 मोल का ध्यान रखना है ना, क्लियर हो रहा है। तो चलिए बच्चों, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आपने पढ़ लिए हैं। अब कुछ क्वेश्चन में फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पे करवाता हूं आपको कि किस तरह के क्वेश्चन नीट और जेडबल में पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने नीट का ही लिया है, इसको देखते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको नाम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो ये क्या बोल रहा है कि जब हम मोल्टन सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 0.10 मोल ऑफ क्लोरीन गैस यूजिंग ए करंट ऑफ 3 एम्पियर। तो हमें टाइम निकालना है, ठीक है, और दे क्या रखा हमें, जो क्लोरीन गैस है उसका वेट दे रखा है और करंट की वैल्यू दे रखी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, निकालना क्या है, टाइम, टी हमें मालूम करना है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है बच्चों, W दे रखा है, वो कितना है 0.10 मोल, और दूसरा हमें दे रखा है एम्पियर यानी करंट दे रखा है। तो करंट की वैल्यू होती है I = 3 एम्पियर। ठीक है बच्चों, अच्छा, टी निकालना है तो सबसे पहले हमारे पास टी निकालने का फॉर्मूला है Q = I × T। ठीक है, अच्छा, अब अगर इसका रिलेशन W के साथ ढूंढा जाए तो W = ZQ होता है, और अगर मैं और थोड़ा इसको इलेबोरेट करूं तो इक्विवेलेंट मास बाई 96500 × Q, ये हमारे पास कंप्लीट फॉर्मूला आ गया है। ठीक है, अच्छा, अब देखो W हमें मालूम है, सबसे पहले क्या करो बच्चों, इक्विवेलेंट वेट आप निकालो। ठीक, तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मास बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। ठीक है, तो अभी हमने किसका निकालना है, क्लोरीन का निकालना है। तो क्लोरीन में देखो कि कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं। तो बच्चों Cl क्या बना रहा है, Cl2 बना रहा है ना, तो यहां 2 Cl होंगे, ये माइनस होगा, और कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, तो Cl2 का मॉलिक्यूलर मास हमें मालूम होना चाहिए, तो इक्विवेलेंट मास आसानी से निकल जाएगा। तो Cl2 का जो मॉलिक्यूलर मास है वो होता है हमारे पास 71। तो इक्विवेलेंट मास = 71/2, यानी ये आ जाएगा बच्चों 35.5। तो हमें EQ मालूम हो गया। ठीक है, अब सब चीजें फॉर्मूले में रख दो फटाफट। तो देखो W क्या है हमारे पास, 0.1 मोल = W है। अच्छा, इसको पहले ग्राम में चेंज करो। ठीक है, 71 इसका मॉलिक्यूलर मास है, और इसको मोल से इंटू कर दो तो क्या हो जाएगा 7.1 ग्राम। ठीक है, तो Cl2 का वेट कितना आ रहा है, 7.1 ग्राम। तो W की टेंशन हमारी खत्म हो गई है। अब सब चीजें फॉर्मूले में रख दो आप। तो W हमारे पास हो गया 7.1 ग्राम = EQ हमारे पास कितना आया बच्चों, EQ हमारे पास आया 35.5। ठीक है, अच्छा, Q होता है I × T। ठीक है, तो T हमें निकालना है, I हमें मालूम है, बाई 96500। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, T निकालना है ना, तो T लिखो यहां पर। तो 7.1 × 96500 बाई 35.5 इंटू, अच्छा, I की वैल्यू कितनी है ऊपर, I की वैल्यू है 3 एम्पियर। ठीक है, यही आता है पूरा के पूरा, है ना। अब जब इस पूरे को आप सॉल्व करोगे तो बच्चों वो निकल के आ जाएगा हमारे पास 6433 सेकेंड, है ना। और इस 6433 सेकेंड को आप मिनट में चेंज करोगे तो 60 से आप इसको डिवाइड कर दो, तो 6433/60। तो बच्चों ये निकल के आ जाता है हमारे पास 107.2 मिनट। तो 107 किसके नजदीक आ रहा है, 110 के नजदीक आ रहा है। तो आंसर हो गया भी। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं।
क्या पूछा है यहां पर, देखिए यहां पर पूछा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिलीवर्ड, हमें इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है एट द कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस बाय ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इन 60 सेकेंड। तो करंट और टाइम दे रखा है और हमें निकालना है क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिलीवर्ड, है ना। तो Q इक्वल टू होता है I इंटू टी, ठीक है। तो I की वैल्यू कितनी है बच्चों 1 एम्पियर और T की वैल्यू कितनी है 60। तो हमारे पास Q कितना आ गया 60 कूलाम पर मोल, इतना आ गया 60 कूलाम पर मोल, ठीक। कि जब 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो वहां पर 1 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 96500 कूलाम पर मोल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इसका मतलब वहां पर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है। ये तो हुआ। तो अब हमें कितने कूलाम पर मोल पर निकालना है, 60 कूलाम पर मोल पर निकालना है, ठीक है। तो बच्चों 60 कूलाम पर मोल के लिए कितना होगा, देखो 60 कूलाम पर मोल के लिए कितना होगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 बाई 96500 इंटू 60, ठीक है। अब इसको यहां से इधर कर दो। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो वो बच्चों निकल के आ जाएगा 3.75 इंटू 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन। तो इतने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा अगर इतनी इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल रही है। तो कहां पर है भाई, ये वाला सी आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब JEE वाले क्वेश्चन देखते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4, एक सोल्यूशन दे रखा है निकल नाइट्रेट का। तो इसको इलेक्ट्रोलाइज करते हैं प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की मदद से और कितनी इलेक्ट्रिसिटी जा रही है भाई 0.1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। तो ये क्या बोल रहा है, हाउ मैनी मोल ऑफ निकल विल बी डिपॉजिटेड। तो निकल का वेट आपको मालूम करना है, ठीक है। तो देखो बच्चों निकल नाइट्रेट में जब निकल होता है तो वो 2+ होता है और यहां क्या बनेगा, निकल बनेगा सॉलिड, ठीक है। यहां पर ये एक्वस है। तो कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक। तो N इक्वल टू हो जाएगा 2। क्लियर। अब देखो हम सब लोग जानते हैं कि अगर 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो इसका मतलब वहां पर 1 मोल निकल प्रोड्यूस हो रहा है। ये तो वह 1 मोल निकल प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब हमें 0.1 मोल के लिए निकालनी है, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहां पर 2 फैराडे है तो 1 फैराडे के लिए कितना होगा 0.5 मोल, है ना। तो हमें कितना चाहिए 0.1 फैराडे है तो 0.5 इंटू 0.1 इक्वल टू 0.05, ठीक है। तो 0.05 मोल निकल डिपॉजिट होगा जब 0.1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी, है ना। तो आंसर हो गया 0.05 यानी डी, ठीक है। अब दूसरा देखो, इसको इधर पैक कर दो। क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्या बोल रहा है 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, है ना। द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट द कैथोड। तो यहां पर आपको कॉपर का वेट मालूम करना है W, ठीक है। W मालूम करना है और आपको क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी दे रखी है, वो कितनी है Q इक्वल टू 2 फैराडे, ठीक है भाई। अच्छा यहां पर देख लेते हैं कॉपर सल्फेट से कॉपर बनने में कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। तो 2+ से कॉपर सॉलिड बनेगा तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। तो N इक्वल टू 2 ले आते हैं, ठीक है। अच्छा फॉर्मूला क्या है W का, W इक्वल टू EQ इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर बाई 96500 इंटू Q, ये फॉर्मूला था। Q हमें मालूम है कितना है 2 फैराडे, बस इक्विवेलेंट वेट मालूम करना है। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे मालूम करेंगे, तो इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मॉलिक्यूलर मास, ठीक है भाई, बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज N मैंने लिख दिया। तो कितना आ रहा है, कॉपर का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 63.5/2, है ना। तो भाई देखो नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास, W इक्वल टू 63.5 इंटू 2 फैराडे यानी 2 इंटू 96500, ठीक है, बाई नीचे क्या आएगा 2 इंटू 96500। तो ये
और ये गया तो बचा क्या 63.5, तो आंसर हो जाएगा बच्चों 63.5 ग्राम। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है ऊपर, तो आंसर हो जाएगा 63.5 ग्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टैक सेल और डैनियल सेल। सारे नाम एक ही है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलो, गैल्वेनिक बोलो, वोल्टैक बोलो या डैनियल सेल बोलो। डैनियल सेल की थोड़ा बनावट अलग से होती है लेकिन होता इसी तरह से। तो सब लोग जानते हैं या आपने रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा इक्विपमेंट्स है या एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। ठीक है, जो घरों में हम बैटरी यूज करते हैं, सेल यूज करते हैं, वो भी एक तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। तो उसके अंदर जो है केमिकल भरा होता है, उसके अंदर रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, यानी रिडॉक्स रिएक्शन होती है और वो हमें बिजली इलेक्ट्रिसिटी देता है। तो उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अच्छा, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बनावट कैसे होती है, क्या क्या उसमें यूज होता है, वो सब हम पढ़ेंगे। देखो बच्चों, तो सबसे पहले आपने लिया एक बीकर और दो बीकर लिए हैं। एक बीकर में आपने डाला ZnSO4, देखो ZnSO4, दूसरे बीकर में डाला आपने कॉपर सल्फेट। ठीक, अब जिस बीकर में आपने ZnSO4 डाला उसमें आपने एक रॉड डाल दिया और वो रॉड उसी की होनी चाहिए बच्चों जिसका वो सोल्यूशन है, यानी ZnSO4 है तो Zn की रॉड और यहां पर CuSO4 है तो कॉपर की रॉड आप डालोगे। इस रॉड को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड। क्लियर? अब देखिए, जब किसी सॉल्यूशन में उस मेटल की रॉड डाली जाती है तो वो या तो रिड्यूस होगा या तो ऑक्सीडाइज होगा, है ना। जिंक के केस में बच्चों क्या होता है, जिंक बाहर आता है, इसका ऑक्सीडेशन होता है तो ये जो रॉड है ना वो नेगेटिव हो जाएगी, है ना, ये रॉड क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। कॉपर के केस में क्या होता है, कॉपर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, कहां से, जो कॉपर प्लस है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और ये जो रॉड है वो पॉजिटिव होने लगती है। ठीक है, अच्छा अभी आगे आएगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों है, और भी समझाता हूं आपको। तो बच्चों जिंक के केस में जिंक डिसॉल्व होता है, यानी मेटल से और सोल्यूशन में जाता है, जबकि कॉपर में उल्टा होता है, सोल्यूशन से मेटल की तरफ आता है, यानी इलेक्ट्रोड की तरफ आता है। तो जिंक धीरे धीरे कम होता रहेगा, है ना, और कॉपर यहां पर धीरे धीरे डिपॉजिट होता रहेगा। कॉपर मोटा हो जाएगा और जिंक की रॉड पतली हो जाएगी। क्लियर? अब देखो हमने क्या किया, जिंक रॉड को और कॉपर की रॉड को एक तार से हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक, तो यानी एक सर्किट हमने यहां पे बना दिया और बीच में जो है एक वोल्टामीटर हमने लगा दिया ताकि करंट का हमें पता चले। तो बच्चों देखो, जिंक में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वो इस वायर के थ्रू कहां जाएंगे, कॉपर की तरफ जाएंगे, और कॉपर में इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो कॉपर उसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक, तो कॉपर पॉजिटिव है तो हम इसको बोलेंगे बच्चों कैथोड, है ना, और जिंक नेगेटिव है तो जिंक क्या हुआ बच्चों, हमारे पास एनोड हुआ। ठीक है, तो वही कहानी हो गई कैथोड और एनोड। अभी जो आपने सेल पढ़ा था वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, उसमें एक ही बीकर में कैथोड और एनोड है। यहां पर हमने क्या किया, अलग अलग बीकर में कैथोड और एनोड को रख दिया। ठीक, तो अब बच्चों क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन है वो जिंक से निकल के कॉपर की तरफ चले गए, तो जो करंट है वो हमेशा उल्टे डायरेक्शन में जाएगा, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो हमेशा कॉपर से और जिंक की तरफ आएगा। तो ये जो साइन है ना इस तरह दिखाएगा, ये साइन किसका दिखाता है, करंट का दिखाता है। ठीक है, अब देखो बच्चों यहां पर जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होगी, वो अपने आप होगी, हम लोग उसमें कुछ नहीं करते, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ठीक है, अच्छा यहां पे देखिए, यहां पे हमने एक कांच की रॉड नीचे से दोनों बीकर को कनेक्ट करते हुए जोड़ी है। ठीक है, इस कांच की रॉड को हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। ठीक, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है। ठीक, सॉल्ट ब्रिज में बच्चों इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरे होते हैं और ये इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हैं, यहां पर जो आयन है उसको सैचुरेट करने का काम करते हैं ताकि जो सर्किट है वो कंप्लीट हो सके और दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे से मिक्स भी ना हो सके। विदाउट मिक्सिंग द सॉल्यूशन द सर्किट मस्ट बी कंप्लीट। तो जब सर्किट कंप्लीट होगा तो क्या होगा, हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। अगर ये सॉल्ट ब्रिज नहीं होता तो सर्किट कंप्लीट नहीं होता तो हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती। क्लियर? तो यहां पे आपको ये दिख रहा है कि केमिकल रिएक्शन के थ्रू हमें करंट मिल रहा है, यानी इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। तो ये बच्चों एक तरह का क्या हुआ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्लियर? अब देखिए यहां पर जो है दो तरह के इलेक्ट्रोड है, एक कॉपर इलेक्ट्रोड है, तो कॉपर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो कॉपर पर रिडक्शन हो रहा है, और जिंक जो है इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो जिंक पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन।
तो जो एनोड है बच्चों उस पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और जो कैथोड है उस पर हमेशा रिडक्शन होगा। इसलिए रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू ये काम होता है। क्लियर। और अगर ओवरऑल रिएक्शन लिखना चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं ZnCu2 प्लस Zn2 प्लस और Cu सॉलिड। क्लियर हो गया। तो ये एक तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। अब बच्चों बात करते हैं फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो कांच की यू ट्यूब है ना, इसी को हम क्या बोलेंगे, सॉल्ट ब्रिज। तो पहला पॉइंट है कि सॉल्ट ब्रिज होता क्या है, यू शेप्ड ग्लास ट्यूब इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। और इसके अंदर क्या भरे होते हैं बच्चों, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से होते हैं यहाँ पर, KCl हो सकता है, KNO3 हो सकता है, NH4NO3, अगार अगार सोल्यूशन होता है, जिलेटिन हो सकता है, K2SO4 भी होता है। क्लियर। अच्छा, इनका काम क्या होता है, ये क्या करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सोल्यूशन। जैसे मैंने आपको बोला था कि जब जिंक रॉड से बाहर आ गया तो जिंक की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, एक बार ये सोल्यूशन सैचुरेट हो जाएगा, तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा। लेकिन इस जिंक को अगर हमें न्यूट्रल करना है तो ऊपर से हमें इसका अपोजिट आयन देना पड़ेगा। तो जिंक न्यूट्रल होता रहेगा तो जिंक यहां से बाहर निकलता रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन जनरेट होते रहेंगे, है ना। उसी तरह कॉपर के केस में भी है। जब बच्चों कॉपर यहां से जो है अंदर जाएगा और जो सल्फेट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो सल्फेट को न्यूट्रल करने के लिए यहां पर कैटायन हमें देना पड़ेगा, तो सल्फेट न्यूट्रल होता रहेगा। अच्छा, फोर्थ पॉइंट देखो। फोर्थ पॉइंट मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिकल सर्किट को ये कंप्लीट करने का काम करता है, क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रिसिटी तभी जनरेट होगी जब पूरा की पूरा सर्किट कंप्लीट होगा। तो सॉल्ट ब्रिज जो है सर्किट को कंप्लीट करने की कोशिश करता है। लेकिन ध्यान रखिए, ये कभी भी दोनों सॉल्यूशन को एक दूसरे में मिक्स नहीं होने देता। अगर मिक्स हो जाएंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। और सबसे लास्ट वाला है, इट मिनिमाइज द पोटेंशियल इन लिक्विड लिक्विड जंक्शन। ठीक है, आगे बढ़े। अब इस पर भी एक बार क्वेश्चन आया है कि इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखिए बच्चों, जब दो इलेक्ट्रोड को आप जोड़ते हो तो उस पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किस में नापते हैं, हम वोल्ट में नापते हैं। ठीक है। माना कि हमने जिंक और कॉपर से मिलकर एक सेल बनाया, ठीक, यानी 1.1 वोल्ट इसका पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस 1.1 वोल्ट है। ठीक। अच्छा, इसी तरह हर सेल का जो है अपना अपना पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब देखिए बच्चों, यहां पर मैंने 3 कंडीशन रखी है, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3, है ना। पहले कंडीशन नंबर 1 पर फोकस करते हैं। कंडीशन नंबर 1 पर ये जो मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रखा है, ठीक। अच्छा, यहां पर देखिए, यहां पर मैंने एक एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूं। देखो ये वाला है ना, एक्सटर्नल वोल्टेज मैं यहां पर दे रहा हूं इस सेल को। लेकिन इस समय जो एक्सटर्नल वोल्टेज है वो इसके इंटरनल वोल्ट से कम है, यानी एक्सटर्नल वोल्टेज जो मैं दे रहा हूं वो 1.1 वोल्ट से कम होगी। उतना पोटेंशियल, उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेल के पोटेंशियल डिफरेंस से कम होगा। क्लियर। तो बच्चों, अब इस सेल की रिएक्शन पर क्या असर पड़ेगा देखते हैं, है ना। तो जब हम एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते हैं जो उसके इंटरनल वोल्टेज से कम होता है, तो सेल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसा सेल पहले काम कर रहा था वैसा ही अभी काम करेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक से कॉपर की तरफ होगा, ठीक है। करंट कॉपर से जिंक की तरफ जाएगा, ठीक है। ये जिंक डिसॉल्व होगा, कॉपर क्या होगा, डिपॉजिट होगा, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक। सेकंड कंडीशन पर आइए। देखिए, अगर एक्सटर्नल वोल्टेज इंटरनल वोल्टेज के बराबर है, आपने 1.1 वोल्ट अप्लाई किया है बाहर से, तब क्या होगा, तब बच्चों सारी प्रोसेस रुक जाएगी, यानी करंट 0 हो जाएगा। और जब करंट 0 हो जाएगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी रुक गया है। ना तो इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की तरफ जा रहे हैं, ना कॉपर से जिंक की तरफ जा रहे हैं। तो नो फ्लो ऑफ करंट एज वेल एज इलेक्ट्रॉन, और नो केमिकल रिएक्शन कर, ना तो रिडक्शन हो रहा है ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन तभी होगा जब एक तरफ ऑक्सीडेशन होगा, दूसरी तरफ रिडक्शन होगा। क्लियर है। सी कंडीशन, अगर हमें एक्सटर्नल वोल्टेज को ज्यादा कर दिया इंटरनल वोल्टेज के मुकाबले, है ना, 1.1 वोल्ट से हमने ज्यादा वोल्टेज इस पर अप्लाई की है।
क्लियर? तो तब क्या होगा बच्चों, तब सब कुछ उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। यानी जो कैथोड था वो एनोड बन जाएगा, एनोड कैथोड बन जाएगा। अब देखिए हुआ क्या, अब जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो कॉपर से और जिंक की तरफ होगा, उल्टा हो गया ना। तो जो करंट है वो जिंक से और कॉपर की तरफ होगा। ठीक है भाई, समझ में बात आ रही है? तो ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करने से सब रिएक्शन उल्टी हो जाएंगी। तो जो कॉपर है उस पर अब ऑक्सीडेशन होगा, तो कॉपर क्या होगा बच्चों, डिसॉल्व होगा, पतला होने लगेगा। और जो जिंक है उस पर रिडक्शन होगा, तो जिंक क्या होगा, मोटा होने लगेगा। समझ में बात आ रही है? तो जिंक डिपॉजिट होगा और कॉपर डिसॉल्व होगा। तो क्लियर हो गया कि तीनों कंडीशन आपको समझनी है, ज्यादा हो, कम हो और बराबर हो। कम हो तो सेम होगा, बराबर हो तो कुछ चीज फ्लो नहीं होगी, सारी चीजें रुक जाएंगी। अगर ज्यादा एक्सटर्नल हम देते हैं तो सब कुछ अपोजिट कर देना है। क्लियर? चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आपने अभी दो तरह के डायग्राम पढ़े थे, एक ऐसा डायग्राम जो मैंने शुरू में पढ़ाया था और एक ऐसा भी पढ़ाया था ना। ये वाला बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। देखो बेसिक डिफरेंस क्या है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उसमें केमिकल रिएक्शन से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं केमिकल रिएक्शन को करने के लिए, एकदम अपोजिट है। ठीक है? अब देखो इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है। इधर मैंने लिखा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इधर लिखा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमें एनर्जी देता है किसके थ्रू, जब उसमें केमिकल रिएक्शन होती है। इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, किस लिए, ताकि इलेक्ट्रोलाइसिस हो सके। ठीक है ना? तो बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनती है, चेंज होता है। ठीक है? अच्छा सेकंड पॉइंट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो गिव्स फ्री एनर्जी होती है वो नेगेटिव होती है, क्योंकि बच्चों सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है, वो हमें एनर्जी दे रहा है, तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी। ठीक है? तो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम लोग एनर्जी देते हैं तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, और जब सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी तो डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो बच्चों ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के अंदर आता है। ठीक है? तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, है ना। इसमें क्या होता है बच्चों, दो सेपरेट बीकर में इलेक्ट्रोड होते हैं, दो अलग अलग इलेक्ट्रोड दो सेपरेट बीकर में होते हैं, जबकि आपने अभी डायग्राम देखा दोनों इलेक्ट्रोड एक ही बीकर में होते हैं। ठीक है? अच्छा यहां पर देखो, यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अलग अलग है, जिंक सल्फेट अलग है, कॉपर सल्फेट अलग है। ठीक है? जबकि यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो एक ही होता है, या तो आप मॉल्टन ले लो या तो आप एक्वा सॉल्यूशन ले लो, लेकिन होगा एक ही, क्योंकि बीकर एक है। पांचों में देखो, यहां पर जो इलेक्ट्रोड है उसका मटेरियल आपको डिफरेंट लेना पड़ेगा। इधर जिंक का इलेक्ट्रोड लिया तो उधर आपने क्या लिया, सीयू का इलेक्ट्रोड लिया। लेकिन बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दोनों इलेक्ट्रोड जो है सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। क्लियर? अच्छा 6 वाला पॉइंट हम बात करते हैं। यहां पर क्या हो रहा है, देखो जो एनोड है वो नेगेटिव पोल है, जबकि कैथोड क्या है, पॉजिटिव पोल है। ठीक है? यहां पर जो है बैटरी के जो टर्मिनल है वो डिसाइड करते हैं कैथोड और एनोड को, है ना, आपने देखा होगा भी। और लास्ट में बात करते हैं बच्चों सॉल्ट ब्रिज की, है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो है सॉल्ट ब्रिज का हम यूज करते हैं, जबकि यहां पर सॉल्ट ब्रिज का कोई भी यूज नहीं होता है, क्योंकि सोल्यूशन तो एक ही है। तो आई थिंक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अच्छा अब बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बहुत जरूरी है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। तो बच्चों देखो, इमेजिन करो कि आपने एक मेटल की रॉड को उस मेटल के सॉल्यूशन में डिप कर दिया। ठीक? तो बच्चों दो कंडीशन हो सकती है, या तो मेटल रिड्यूस होगा या तो मेटल ऑक्सीडाइज होगा। देखो, या तो मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा या तो इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा। क्लियर? तो यहां पर हम दो कंडीशन लिखते हैं। ठीक? देखो सबसे पहले मान लीजिए कि आपने कॉपर को कॉपर सल्फेट में डाला, कॉपर सल्फेट है ना ये। ठीक है? तो बच्चों क्या हुआ कि कॉपर ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। कहां से? कॉपर का जो अंदर का सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो जो कॉपर रॉड है वो पॉजिटिव होने लगेगी, तो जो उसका सॉल्यूशन है बच्चों वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव।
है ना। तो अब नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच जब आप एक इंटरफेस रखते हैं तो इस इंटरफेस पर जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। यानी रॉड और सॉल्यूशन के बीच में अलग अलग आयन है, जब दो अलग अलग आयन होते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, उसी पोटेंशियल को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे, ठीक है। और बच्चों ये मेटल की टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है या लूज कर रहा है, ठीक। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जा रहा है तो इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल है। उसी तरह जिंक की बात करें तो जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ठीक है। तो जिंक बच्चों, जिंक से जिंक प्लस में आएगा, है ना। तो ये रॉड है वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगी, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, पॉजिटिव। तो इसके बीच में जो इंटरफेस है उस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अब दो तरह का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हुआ, एक जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल, और एक केस में जब इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हुआ। देखिए बच्चों, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कई सारी चीजों पर डिपेंड करता है। देखो, एक तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, वो जो सोल्यूशन आपने लिया उसकी कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, और जो मटेरियल आप यूज कर रहे हैं यानी जो इलेक्ट्रोड आप यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो दो तरह का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हुआ, एक रिडक्शन पोटेंशियल और एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। तो यहां पर ये 2 पॉइंट में यही बात लिखी गई है। अब देखिए बच्चों, हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, सारे के सारे रिडक्शन पोटेंशियल है। तो अब आप बोलोगे कि रिडक्शन पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कैसे चेंज करना है, या ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में कैसे चेंज करना है। तो रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बस। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जितनी भी वैल्यू होगी उसके आगे माइनस लगा देना है, तो वो क्या बन जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर। अब देखो बच्चों, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो यहां पर अगर हम दो चीजों को कंट्रोल करें, एक तो कंट्रोल करें टेम्परेचर को और दूसरा कंट्रोल करें ये जो सॉल्यूशन आपने लिया है इसकी कंसंट्रेशन को। तो बच्चों, अगर हमने टेम्परेचर यहां पर रखा है 298 केल्विन और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है 1 मोल पर लीटर, तो वो जो पोटेंशियल इस इलेक्ट्रोड पर देखेगा दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसको हम ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। साधारण पोटेंशियल को हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड पोटेंशियल को हम ई और नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। तो स्टैंडर्ड में केवल कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर का ही ध्यान रखा गया है। अब बारी आती है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे मेजर किया जाता है। तो बच्चों, जितने भी एलिमेंट हमारे पास है उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड से मेजर करते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और उस रेफरेंस इलेक्ट्रोड का नाम है, ये देखो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, NHE भी बोल सकते हैं, SHE भी बोल सकते हैं। ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, इसी के बेसिस पर हम हर किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करेंगे, ठीक। अब देखो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कैसे बनी हुई है। एक बीकर है, बीकर के अंदर हमने क्या किया, एसिड लिया, और कौन सा एसिड लिया बच्चों, यहां पर HCl लेते हैं। तो वो जो HCl है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 1 मोलर, ध्यान रखना, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के मेजर की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड की बात करेंगे, यानी कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर फिक्स होगा। तो 1 मोलर सोल्यूशन है, और यहां पर जो हमने इलेक्ट्रोड लिया है वो बच्चों एक प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है। तो प्लेटिनम एक इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, उस पर न तो रिडक्शन होता है न तो ऑक्सीडेशन होता है, वो केवल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करने के लिए जगह देता है। और यहां पर हम गैस का यूज करते हैं, हाइड्रोजन गैस का यूज करते हैं 1 बार प्रेशर पर। तो समझ में आ गया। तो ये हमारे पास एक तरह का इलेक्ट्रोड बन गया, ठीक है। अब देखो बच्चों, हम सब जानते हैं कि जो हमारे पास हाइड्रोजन है उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो 0 होता है ना। तो सामने वाले का जितना आएगा उसका पता चल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, 0। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे देखो, Pt सॉलिड, H2 गैस और H प्लस एक्वस, ठीक। अब बच्चों नेक्स्ट हम बात करेंगे कि किस तरह से हम
SHE या NHE के माध्यम से किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करते हैं। तो इधर मैंने जिंक का इलेक्ट्रोड रखा है सेटअप करके, और दूसरी साइड हमने क्या किया, उस रेफरेंस इलेक्ट्रोड को रखा है। तो दोनों इलेक्ट्रोड को हमने क्या किया, एक वायर से जोड़ दिया, तो एक सेल बन गया। यानी आधा सेल इस साइड और आधा सेल इस साइड, दोनों को जोड़ने से एक सेल बन गया है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी जिंक को जिंक सल्फेट में डालने से जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा उसको मेजर करेंगे। क्लियर हो गया। तो इसी तरह बच्चों आपको हाफ सेल को दूसरे स्टैंडर्ड हाफ सेल से कनेक्ट करना होता है। क्लियर हो गया। तो इस तरह कनेक्ट किया हमने, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या हुआ, जिंक का काम होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है, जिंक पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। तो दूसरी साइड जो हमने रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिया ये वाला, इस पर रिडक्शन होगा, क्योंकि बच्चों जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है वो रिडक्शन भी कर सकता है और ऑक्सीडेशन भी कर सकता है, ये इसकी खास बात है, ठीक। तो जिंक पर तो हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, ठीक। तो जिंक ने ऑक्सीडेशन किया यानी इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो इसके अंदर जो है H+ आयन तो है, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके वो H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर। यानी H+ आयन और H2 गैस दोनों एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में रहते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इतना तो हमारे पास था ही ये वाला पहले से, ठीक है। अब हमने क्या किया, जिंक सोल्यूशन हमने ऐड कर दिया। तो जिंक का हमने क्या किया, 1 मोलर सोल्यूशन लिया है, स्टैंडर्ड है ना। तो जो हमारे पास सेल पोटेंशियल है, दोनों सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसे मालूम करते हैं, तो E0 सेल इक्वल टू E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट है ना, ठीक। यानी कैथोड माइनस एनोड है ना। तो अब हम लोग जानते हैं कि जो हमारे पास राइट वाला है उसका टोटल पोटेंशियल कितना होता है, 0.00। तो जो E0 सेल है वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस E0 लेफ्ट के बराबर। और बच्चों जब हम इसको चेक करते हैं तो ये आता है माइनस 0.76 वोल्ट। तो एक का तो 0 है और दूसरे का क्या आया, 0.76 वोल्ट, ठीक है। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किसका है, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है। तो समझ में आई बात। अब दूसरा सेटअप में ऐसा करते हैं, यहां पर हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट लिया, कॉपर को कॉपर ड्रॉल में डाला, कॉपर सल्फेट का 1 मोलर सोल्यूशन लिया, और दूसरी तरफ हमने SHE यानी हाइड्रोजन रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिया, ठीक। अब कॉपर की टेंडेंसी सबको मालूम है, कॉपर क्या करता है बच्चों, रिड्यूस होता है, यानी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो इस समय ऑक्सीडेशन की भूमिका कौन निभा रहा है, ये SHE। तो इसमें ऑक्सीडेशन होगा, तो हाइड्रोजन इस समय इलेक्ट्रॉन देगा और H+ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन ये देगा वो कौन एक्सेप्ट करेगा, कॉपर प्लस, ठीक है। समझ में बात आ रही है। तो अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका भी जैसे हमने पहले किया था वैसा, इतना तो पहले है, कॉपर का इधर लिख दो बस। अब देखो सेल पोटेंशियल कैसे मालूम करेंगे, E0 सेल इक्वल टू E राइट माइनस E लेफ्ट, जो हमने अभी बात की थी। यहां पर E लेफ्ट, जो लेफ्ट वाला है ना, उसका पोटेंशियल क्या है, 0 है, ठीक है। तो जो E सेल है वो किसके बराबर है, E राइट के बराबर है, ठीक है। और E राइट की वैल्यू यहां पर आती है 0.34 वोल्ट पॉजिटिव में। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसका पोटेंशियल है, कॉपर का। तो इसी तरह बच्चों हम इस रेफरेंस के साथ अलग अलग मेटल को हम टेस्ट करते हैं और उनका स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालते हैं। अब चाहे वो रिडक्शन आए चाहे वो ऑक्सीडेशन आए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल पोटेंशियल और EMF ऑफ सेल, ठीक है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि जब आप दो मेटल को आपस में कनेक्ट करते हो तो वो एक सेल बन जाता है। एक मेटल हमेशा या एक एलिमेंट हमेशा रिड्यूस होगा, दूसरा एलिमेंट हमेशा ऑक्सीडाइज होगा, तो दोनों के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलेंगे सेल पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा देखो हमने यहां पर एक सेल बनाया, सेल किसका बनाया, कॉपर का और जिंक का, है ना। तो जिंक में ऑक्सीडेशन होता है और कॉपर में रिडक्शन होता है, ये सब लोग जानते हैं। और जो भी इनका पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेल पोटेंशियल। तो बच्चों कई बार सेल पोटेंशियल से क्वेश्चन आते हैं, तो सेल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, देखो फॉर्मूला क्या लिखना है, E सेल इक्वल टू E राइट माइनस E लेफ्ट। हमेशा राइट वाला पहले लिखेंगे, लेफ्ट वाला बाद में लिखेंगे, ठीक है। E राइट का मतलब इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। इसको ऐसे भी ले सकते हैं, E0 सेल इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड। तो तीनों फॉर्मूले हैं, तीनों फॉर्मूले आपको देखने हैं।
अब देखो, जैसे मैंने आपको बोला रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। तो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा हो तो उसके आगे माइनस लगा दो तो वो समझ में आ जाएगा। अब सपोज हमारे पास कॉपर और जिंक है, दो सेल है, ठीक है। कॉपर में कितना पोटेंशियल आ रहा है 0.34 और जिंक में कितना पोटेंशियल आ रहा है 0.76, ये दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल है। तो इसमें हम अगर इसका सेल पोटेंशियल निकालेंगे तो ई नॉट सेल इक्वल टू, सबसे पहले देखो कैथोड की वैल्यू कितनी है 0.34, ठीक है, माइनस एनोड की वैल्यू कितनी है माइनस 0.76, दोनों जुड़ जाएंगे तो बच्चों 1.1 वोल्ट इसका नेट पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो इस तरह आपको दिया होगा कि दो एलिमेंट है और उनका सेल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो ये फॉर्मूले आप याद कर लो। तो नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक टेबल है। किसकी टेबल है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। बहुत सारे एलिमेंट के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखे गए हैं और उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी टेबल है जिसमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रखे गए हैं। अब देखिए बच्चों, यहां पर हर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है आपको हर कोई एलिमेंट F2CO3+, इस तरह से हर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब ये इसकी ऑक्सीडाइज फॉर्म है। और जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर देता है तो ये किस फॉर्म में आ जाता है? रिड्यूस फॉर्म में। इसीलिए जितने भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दे आर स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर? और इसको हम ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस टेबल से हमें क्या क्या चीजें सीखनी है और क्या क्या चीजें पूछी जाती है। तो यहां पर जो है सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल है वो F2 का है। F2 का कितना? प्लस में 2.87 और सबसे कम है लिथियम का -3.05। देखिए बच्चों, सारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को याद करना काफी मुश्किल है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे हाईएस्ट और सबसे लोएस्ट आपने याद कर लिया। एक देखिए जिंक का याद कर लीजिए, जिंक का -0.76, ठीक। दूसरे आप कॉपर 2+ का याद कर लीजिए 0.34। तीसरा निकल का याद कर लीजिए, है ना। और यहां पर जो है Ag का याद कर लीजिए। तो इतने आपको याद करने की जरूरत है। वैसे शायद मुझे लगता है कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ऑलरेडी आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया होगा जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर भी आप लोग इन एलिमेंट के रिडक्शन पोटेंशियल याद कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर आपको क्या चीज सीखने की जरूरत है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना पॉजिटिव होगा, देखिए ना, पॉजिटिव धीरे धीरे कम होता जा रहा है, नेगेटिव बढ़ता जा रहा है। जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। याद रखिए, है ना, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब ये जल्दी रिड्यूस हो जाएगा, और जो बच्चों जितना जल्दी रिड्यूस होता है वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे मोर पॉजिटिव वैल्यू गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? तो इसका उल्टा क्या हुआ? मोर नेगेटिव वैल्यू। अगर जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी इसका मतलब गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये तो सबसे नीचे रिड्यूसिंग एजेंट की पावर बढ़ रही है। जितना नेगेटिव होता जाएगा उतना ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट, जितना पॉजिटिव होता जाएगा उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर हो रहा है? अब देखिए बच्चों, यहां पर जो है एक पोटेंशियल आपको 0 दिखेगा, वो किसका है? यहां पर हाइड्रोजन का। ठीक है, देखो जरा, तो ये हाइड्रोजन का जो पोटेंशियल आपको दिख रहा है ये 0.00 है, और जो हाइड्रोजन है वो क्या है? 2H+। इसका मतलब ये कौन सा एसिड है बच्चों? HCl। ठीक है, अच्छा यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको देखनी है कि जो एलिमेंट इस हाइड्रोजन से नीचे हैं वो एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं Zn+2HCl, है ना, तो यहां पर ZnCl2 बनेगा प्लस H2 बनेगा। तो देखो Zn HCl से नीचे यानी हाइड्रोजन से नीचे है, तो बच्चों जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होता है वो ज्यादा वाले में से उसको रिप्लेस कर देगा। समझे मेरी बात? तो अगर मैं एसिड की बात करूं केवल, तो एसिड में से हाइड्रोजन केवल वही रिप्लेस कर पाएंगे जो उससे नीचे होंगे। जो ऊपर वाले एलिमेंट है वो HCl में से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे।
तो ये रिएक्शन तो पॉसिबल है, लेकिन अगर ऐसी रिएक्शन हो Cu प्लस 2HCl CuCl2 प्लस H2, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बच्चों Cu जो है ये ऊपर है, वो किससे ऊपर है? हाइड्रोजन से ऊपर है, तो ये एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। क्लियर? तो मोस्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो कितना होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मोस्ट नेगेटिव तो रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? अब आगे बात करते हैं कि इसके और कौन कौन से एप्लीकेशन है। तो ये सारे पॉइंट मैंने लिखे हैं, ये सारे पॉइंट मैंने जो अभी बोले वही हैं, और चीजों को हम लोग अभी यहां पर डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो तो सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। 4 एप्लीकेशन पर हम लोग डिस्कस करेंगे, और एक मैंने आपको बता दिया था कि जो कि एसिड को रिप्लेस करता है। पहला ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, दूसरा आप ईएमएफ मालूम कर सकते हो सेल का, कौन सी रिएक्शन होगी कौन सी नहीं होगी वो भी पता चल जाएगा, और रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस मेटल कैन बी प्रेडिक्टेड। तो पहला बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, यहां पर देखिए बच्चों, मैंने कुछ एलिमेंट लिए हैं और उनका रिडक्शन पोटेंशियल यहां पर दिखाया गया है ना, और जो कि पॉजिटिव वैल्यू है। तो अगर आपको पूछा जाए कि कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो जैसा मैंने आपको बोला था कि जितना ज्यादा पॉजिटिव होता जाएगा उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। देखो CO ज्यादा, फिर PB, फिर CE और लास्ट में BI, क्योंकि CO की पॉजिटिव वैल्यू सबसे ज्यादा है, फिर PB की, फिर CE की, फिर BI की, है ना। और अगर रिड्यूसिंग पूछा जाए तो उल्टा कर देना है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहां पर भी मैंने कुछ एलिमेंट दिए हैं और उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहां पे दिखाया गया है। ठीक है, अब क्या पूछा है कि आप इनकी रिड्यूसिंग पावर को बताओ। 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होगा, जितना ज्यादा नेगेटिव उतना ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो देखो कैल्शियम का ज्यादा दिख रहा है आपको, ठीक है, 2.87 माइनस 2.87, तो कैल्शियम वाला आगे आ जाएगा। ठीक, कैल्शियम के बाद किसका है भाई यहाँ पर? मैग्नीशियम का, तो उसके बाद मैग्नीशियम आ जाएगा, है ना। मैग्नीशियम के बाद किसका दिख रहा है? जिंक का, तो जिंक आ जाएगा। जिंक के बाद किसका दिख रहा है आपको? निकल का, तो निकल आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप पता कर सकते हो कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ मतलब 2 इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसको हम बोलते हैं सेल पोटेंशियल। ठीक, तो 2 इलेक्ट्रोड कौन से? कैथोड एंड एनोड। ठीक है, अब सपोज मैंने यहां पर 2 एलिमेंट रखे हैं और उनकी वैल्यू भी दे रखी है। एक Cu है, उसकी पॉजिटिव है, और एक Zn है, उसकी नेगेटिव है। ठीक है, अब बच्चों देखो कैथोड कैसे बनाना है और एनोड कैसे बनाना है। जो जितना नीचे होगा वो एनोड बनेगा, और जो ऊपर वाला एलिमेंट होगा वो हमेशा कैथोड बनेगा। यानी जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी वो हमेशा एनोड का काम करेगा। ध्यान रखना है ना। तो मोर नेगेटिव वैल्यू, तो ये क्या बनेगा? एनोड। और मोर पॉजिटिव वैल्यू, तो ये क्या बनेगा? हमेशा कैथोड। ठीक है, अगर मान लीजिए दोनों नेगेटिव हैं तो ज्यादा नेगेटिव एनोड और कम नेगेटिव कैथोड। दोनों पॉजिटिव हैं तो कम पॉजिटिव एनोड और ज्यादा पॉजिटिव कैथोड। क्लियर हो गया? तो हमने इन दोनों को मिला के एक सेल बनाना है, और उस सेल का हमें ईएमएफ मालूम करना है। तो जैसे मैंने आपको बोला था, क्या था हमारे पास फॉर्मूला? ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, तो ई नॉट सेल हो जाएगा, कैथोड कितना है भाई? कैथोड यहां पर 0.34 माइनस, और एनोड कितना है? माइनस 0.76। ठीक है, दोनों जुड़ जाएंगे तो 1.1 वोल्ट आ जाएगा। तो ये इसका सेल पोटेंशियल हो गया। तो आप बच्चों किसी भी 2 एलिमेंट को मिला के आप सेल पोटेंशियल मालूम कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन होगी कि नहीं होगी वो किस पे डिपेंड करता है। तो बच्चों यहां पर एक बहुत अच्छी चीज आती है जिसका नाम है डेल्टा जी, और डेल्टा जी इज कॉल्ड गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, जैसा हम लोग जानते हैं कि डेल्टा जी नॉट इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल। यहां पर डेल्टा जी क्या है? गिव्स फ्री एनर्जी। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। एफ क्या है? फैराडे कांस्टेंट। और ई क्या है? सेल पोटेंशियल। क्लियर? अब देखिए बच्चों, किसी भी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, है ना। तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा तभी जाके रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, और डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में पॉसिबल है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब देखो मान लीजिए हमारे पास कोई सेल आपने बनाया कि जो Cu और Zn से मिलकर बनाया। ठीक है, तो हुआ क्या? यहां पर Cu सॉलिड हुआ और Zn का यहां पर ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है,
और Cu और Zn से जब आप सेल बनाते हो तो उसका वोल्टेज आता है 1.1 वोल्ट, सेल पोटेंशियल आ गया है ना। अब देखिए बच्चों, यहां पर जो ये वोल्ट आया ये पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। तो जो E0 है वो अगर पॉजिटिव होगा तो डेल्टा जी क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर नेगेटिव जुड़ा है। तो अगर हमारा सेल पोटेंशियल पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब डेल्टा जी नेगेटिव आने से जो रिएक्शन है वो पॉसिबल है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में पॉसिबल है। लेकिन अगर हमने E0 नेगेटिव निकाला, इनकेस अगर E0 नेगेटिव आता है तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगा, तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर हम लोग देखो Cu प्लस Zn है ना, Cu यहां पर सॉल्यूशन में है, Zn सॉलिड है, तो क्या बनेगा, Cu सॉलिड बनेगा, सॉरी यहां पर, और Zn 2+ बनेगा। अब क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, यस ये रिएक्शन पॉसिबल है, क्योंकि यहां पर इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो पॉजिटिव आता है। लेकिन अगर मैं उल्टा करूं, यानी Zn को मैं सॉल्यूशन में लूं और Cu को मैं सॉलिड लूं, और तब मैं बोलूं कि Cu यहां 2+ आएगा और Zn सॉलिड आएगा, क्या Cu Zn को उसके सॉल्यूशन में से रिप्लेस कर पाएगा, नहीं बच्चों। तब जो सेल पोटेंशियल है वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। अगर सेल पोटेंशियल नेगेटिव आया तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो कभी भी ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। और वैसे भी आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देख लो, हमेशा जो नीचे वाला एलिमेंट होगा वो ऊपर वाले एलिमेंट को रिप्लेस करेगा, ध्यान रखना, ऊपर वाला नीचे वाले को कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमें यह पता करना है कि मेटल कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, ठीक है बच्चों। तो सीधी सी बात है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिपेंड्स अपॉन देयर रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। तो सीधा सा हिसाब है, रिएक्टिविटी हमेशा नेगेटिव पोटेंशियल के क्रॉसपॉन्डेंस होगी। जितना ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल होता जाएगा रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। अब देखो, जो नीचे है वो नेगेटिव ज्यादा है, जो उससे ऊपर है वो नेगेटिव कम है। तो सीधी सी बात है कि जो नीचे वाला एलिमेंट है वो ज्यादा रिएक्टिव है बजाय ऊपर वाले से, फिर नीचे वाला एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है ऊपर वाले से, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो सोडियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद क्या होगा, मैग्नीशियम होगा, ठीक है, उसके बाद एल्यूमिनियम होगा, उसके बाद जिंक होगा, इसी तरह पूरी सीरीज चलती जाएगी, है ना। तो ध्यान रखना बच्चों कि नीचे वाला एलिमेंट हमेशा ऊपर वाले से ज्यादा रिएक्टिव होगा, यानी नीचे वाला एलिमेंट ऊपर वाले एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन में से रिप्लेस कर देगा, लेकिन ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से रिप्लेस नहीं कर पाएगा। क्लियर हो रहा है। तो ये चीजें पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पूछी जाती है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं नस्ट इक्वेशन। देखिए, नस्ट इक्वेशन का सबसे बड़ा यूज है कि किसी सेल का पोटेंशियल या किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर हम मालूम कर सकते हैं, है ना। और जनरली जो आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो केवल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं, यानी कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर फिक्स होता है। लेकिन नस्ट इक्वेशन में हम किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम कर सकते हैं। अब देखिए कैसे। तो एक रिडक्शन रिएक्शन है जिसमें एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके एम सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। इसके लिए अगर हमें इस एलिमेंट की रिडक्शन पोटेंशियल मालूम करना हो तो कैसे करेंगे, देखो, है ना। तो फॉर्मूला क्या है, ई सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 2.303 RT/NF और log 1/mn की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। यहां पर जो बच्चों ई सेल है ना, ये वाला ई सेल है, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर। जो E0 सेल है वो क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन 2.303, ठीक है। R क्या है, गैस कांस्टेंट, T क्या है, टेम्परेचर, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, F क्या है यहां पर फैराडे कांस्टेंट। तो बच्चों यहां पर 2.303 R, T और F कांस्टेंट रहते हैं, वो हर किसी के लिए जैसे होंगे। N डिपेंड करता है कि रिएक्शन कौन सी है, ठीक। अब देखिए, जो हमने यहां पर 1 लिखा है ना, ये और ये नीचे, इसकी जगह हम ऐसे लिख सकते हैं प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बाई रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, इस तरह से। आप देखिए, आप बोलोगे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन हमने 1 लिखा है। देखिए बच्चों, अगर कोई भी सॉलिड होता है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होती है, इसलिए उसको 1 लिखते हैं।
कॉन्सेंट्रेशन हमेशा एक्वस सोल्यूशन की वेरी करती है, सॉलिड की कभी वेरी नहीं करती। तो सॉलिड मिले तो हमेशा 1 लिख देना। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखो इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो हमने क्या लिखा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, अब देखो 2.303 RTF को हमने यहां पर क्या कर लिया, 0.0591 बाई एन कर लिया। जैसे मैंने आपको बोला था RTF कांस्टेंट है, तो सबको हमने कैलकुलेट करके क्या निकाला, 0.0591 बाई एन लॉग। और सिम्टम्स, ये इक्वेशन आपको याद रखनी, ये आपको काफी हेल्प करना। आगे बढ़े, सपोज मान लीजिए हमारे पास कोई रिएक्शन है जिसमें निकल और Ag आपस में एक सेल बना रहे हैं, निकल का ऑक्सीडेशन हो रहा है और Ag का रिडक्शन हो रहा है। इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो बस केवल चेंज का होगा, चेंज होगा बच्चों लॉग के जो राइट हैंड साइड है, यानी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन लिखनी है। तो ये देखो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT बाई 2F और Ln लिखेंगे, और निकल क्या है यहां पर प्रोडक्ट है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन बाई रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब जैसे अगर आपको RT नहीं लिखना है और Ln नहीं लिखना है ना, तो आप ये लिख लो, तो ये हो जाएगी बच्चों हमारे पास, देखो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन। एन कितने नंबर का इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, 2। ठीक है, और लॉग लिखो और उसके बाद क्या करो, निकल की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, और बाई Ag की कॉन्सेंट्रेशन। एक चीज ध्यान रखना बच्चों, जो इसके नंबर ऑफ मोल होंगे वो इसकी पावर में आ जाएंगे। देखो Ag की नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 2 हैं, तो उसकी पावर बन जाती है। निकल का एक ही मोल है तो उसकी पावर एक ही होगी। क्लियर। अच्छा, अब बात करते हैं कि नेक्स्ट इक्वेशन की मदद से हम और क्या क्या चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बोला, किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी Kc की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, और गिब्स फ्री एनर्जी भी मालूम कर सकते हैं। तो देखो, तो पहला हमारे पास कोई रिएक्शन है, ये और ये, ठीक है, तो नेक्स्ट इक्वेशन कैसे होगी, 0.0591 बाई एन लॉग प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बाई रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चों, जो इसके नंबर ऑफ मोल हैं वो इसकी पावर में आ जाते हैं। क्लियर। और एन क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, बस इतना याद रखना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे मालूम करेंगे, आपको मालूम होना था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर जो ई सेल है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो ई नॉट सेल इक्वल टू 0.0591 बाई एन लॉग Kc, बस जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या करेंगे, Kc लिखेंगे। आगे बात करें गिब्स फ्री एनर्जी, जैसे मैंने आपको बोला डेल्टा G नॉट इक्वल टू माइनस NF ई नॉट सेल, बस ध्यान रखना है ना। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा G नॉट इक्वल टू माइनस 2.303 RT लॉग Kc। तो डेल्टा G और Kc के बीच में ये रिलेशन है, और डेल्टा G और सेल पोटेंशियल के बीच में ये रिलेशन है ना। इस बार नीट में इसी से क्वेश्चन आया था। क्लियर हो गया। तो चलिए बच्चों, अब हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेटेड है, कि किस तरह के क्वेश्चन पिछले सालों में पूछे गए हैं, ये जो आपने अभी इक्वेशन पढ़ी है उनसे। तो सबसे पहले हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला एक क्वेश्चन है। देखिए, ये वाला क्वेश्चन पहले ले लेते हैं। क्या पूछ रहा है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन Cu2Ag प्लस Cu+2 एंड 2Ag, इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, और हमें दे रखा है बच्चों ई नॉट सेल, इस सेल का सेल पोटेंशियल दे रखा है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा, ई नॉट सेल इक्वल टू 0.0591 बाई एन, और यहां आएगा बच्चों लॉग Kc। Kc मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले हमें देखना है कि क्या क्या दे रखा है। तो ई नॉट सेल की वैल्यू दे रखी है, कितनी है, 0.46 है ना। और बच्चों जो n है हमारे पास, n की वैल्यू कितनी है यहां पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, तो कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। क्लियर। तो अब अगर मैं इस फॉर्मूले को log Kc की फॉर्म में लिखूं, ठीक है, तो ये आएगा बच्चों log Kc इक्वल टू ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है, 0.46 इंटू एन की वैल्यू कितनी है, 2, ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, और 0.0591 नीचे आ जाएगा, है ना। तो जब आप इसको कैलकुलेट करके आंसर निकालोगे तो ये आ जाएगा 15.56। क्लियर। ठीक,
तो अब हमारे पास बच्चों log Kc हो गया है 15.56। क्लियर। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, एंटी लॉग निकालते हैं। तो Kc इक्वल टू हो जाएगा बच्चों एंटी लॉग 15.56। 15.56 का एंटी लॉग हमने निकालना है। अच्छा, कई बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि एंटी लॉग टेबल हमारे पास होगी नहीं तो वैल्यू कैसे निकाले। तो बच्चों कुछ थोड़ा सा कैलकुलेट करके आपको जाना पड़ेगा, कुछ 2-3 चीजें आपको सीख के जाने पड़ेगी। और वैसे अब जो रिसेंटली जितने भी क्वेश्चन है उसमें एंटी लॉग की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब यहां पर कैसे करें बच्चों, देखो अगर एंटी लॉग इसका वैल्यू का निकालना है तो जो डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड जो भी वैल्यू है वो बच्चों 10 की पावर में आ जाती है। तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 15। और जो डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड है उसका हमें एंटी लॉग निकालना है। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो जो Kc है उसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों 4.0 इंटू 10 की पावर 15। तो चलो अगर आपको मालूम नहीं कि किस तरह एंटी लॉग निकालना है तो जो डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड है उसको आप 10 की पावर में ले जाओ। तो बच्चों यहां पर जो आंसर आपको दिख रहा है केवल एक ही है ऑप्शन में जो 10 की पावर 15 दिखा रहा है, तो आंसर हो गया सी। ठीक है, इस तरह भी इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको वैल्यूज मालूम नहीं है तो। चलो आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में यह पूछ रहा है कि सिल्वर और कॉपर की मदद से एक सेल बनाया जिसका सेल पोटेंशियल है इतना, और इसके लिए हमें गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें दिया क्या है, सेल पोटेंशियल यानी ई नॉट सेल हमें दिया है 0.46 पॉजिटिव वैल्यू है, और हमें निकालना है डेल्टा जी नॉट, ये निकालना है। ठीक, अच्छा डेल्टा जी नॉट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है -NF ई नॉट सेल। बहुत इजी है ना। अब देखो बच्चों n का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, और f का मतलब फैराडे कांस्टेंट। तो तीनों चीजें हमें दे रखी है। n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने हो रहे हैं, सिल्वर और कॉपर, अभी दिख रहा है आपको ना सिल्वर और कॉपर, तो n की वैल्यू आएगी 2। ठीक है, और उसके बाद f है फैराडे कांस्टेंट तो 96500। ठीक है, और ई सेल की वैल्यू ऊपर दे रखी है। तो देखो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस लगाना मत भूलना है ना, तो 2 इंटू 96500 इंटू 0.46। ठीक है, इतना हमें निकल लिया। अब बच्चों ये कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा -88780 जूल पर मोल। और अब जब आप इसको किलो जूल में लिखना चाहोगे तो ये आ जाएगा बच्चों -88.780 किलो जूल पर मोल। और ये जो 780 है उसको कर लो आप 1 मान लो तो क्या हो जाएगा 1.0 हो जाएगा, तो लगभग ये हो जाएगा 89 किलो जूल पर मोल और माइनस में। तो बच्चों आंसर हो जाएगा हमारा ए। इस तरह इसको सॉल्व करना है। तो बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। वैल्यू दे रखी है, वैल्यू को फॉर्मूले में पुटअप करो और कैलकुलेट करके आंसर निकाल लो। क्लियर। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। देखिए कोई भी आप इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब आयंस होता है। तो सॉल्यूशन के अंदर क्या होते हैं, आयंस होते हैं। और जब हम उस सॉल्यूशन में कोई एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वो आयंस मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इसी वजह से बच्चों उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है वो किस वजह से है, मूवमेंट्स ऑफ आयन। अब देखिए बच्चों कितनी कंडक्टिविटी और कितनी कंडक्टेंस होगी वो किस पे डिपेंड करेगा कि वो किस तरह का इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। और अभी हम बहुत सारे फैक्टर डिस्कस करेंगे कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी पर। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं जैसे मेटालिक कंडक्टर करते हैं। क्लियर। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। ठीक है, देखिए बच्चों दो चीज इंपॉर्टेंट है जब भी हम कंडक्टेंस की बात करते हैं। तो एक तो नंबर ऑफ आयंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा उनकी मोबिलिटी, वो कितना जल्दी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। इन दोनों पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं।
तो पहला फैक्टर हमारे पास है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस ज्यादा होगी एज कंपेयर टू वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयन ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट इनकम्प्लीटली डिसोसिएट होता है। दूसरा फैक्टर है साइज ऑफ आयन। देखिए बच्चों, मैंने बोला मोबिलिटी है ना, तो जितना बड़ा साइज होगा वो उसका माइग्रेशन उतना कम होगा, तो कंडक्टेंस कम होगी। ठीक है, तो माइग्रेशन और नंबर ऑफ आयन बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी हम बात करते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड विस्कोसिटी। देखिए, अगर मैं पोलर सॉल्वेंट की बात करूं तो वहां पर आयोनाइजेशन ज्यादा होता है। ठीक है, तो पोलर सॉल्वेंट में जो कंडक्टेंस है वो भी ज्यादा होगी, सीधी सी बात है ना। और अगर किसी सॉल्वेंट की विस्कोसिटी बढ़ती है तो बच्चों विस्कोसिटी मोबिलिटी को रोकती है, यानी आयन अच्छी तरह से माइग्रेट नहीं हो पाएंगे, तो कंडक्टेंस कम होगा। फोर्थ फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। देखिए, जितनी कंसंट्रेशन बढ़ेगी उतना कंडक्टेंस कम होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका रीजन क्या है? मोबिलिटी का कम होना। देखिए, आयन को मूव करने के लिए जगह चाहिए, लेकिन अगर एक दूसरा आयन उसके पास है तो उसका मूवमेंट कम हो जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं, इंटर आयनिक अट्रैक्शन। इंटर आयनिक अट्रैक्शन। ठीक है बच्चों, तो देखो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के आयन है। अगर वो पास पास रहेंगे तो उनका इंटर आयनिक अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो उनका मूवमेंट कम होगा। लेकिन अगर दूर दूर रहेंगे तो उनका इंटर आयनिक अट्रैक्शन कम होगा, तो उनका मूवमेंट ज्यादा होगा, तो इसीलिए कंडक्टेंस भी ज्यादा होगा। तो कंसंट्रेशन कंडक्टेंस को कम करता है। तो लास्ट हम बात करते हैं टेम्परेचर, है ना। देखिए बच्चों, टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी कम होती है और डिसोसिएशन बढ़ता है, तो दोनों चीजें क्या करेंगी? कंडक्शन को बढ़ाएंगी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बच्चों हमारे पास है कुछ फॉर्मूले जिनके बेसिस पर हम कंडक्टेंस को मेजर करते हैं। ठीक है, तो कंडक्टिविटी कैसी है? तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो एल बाई ए। यहां पर रो क्या है? रेजिस्टिविटी, और L क्या है? दो इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस, और A क्या है? जो इलेक्ट्रोड आपने लिया है उसका सरफेस एरिया। ठीक, और चार चीजें और आपको पढ़नी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम G से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो बच्चों, टर्म्स थोड़ा सा एक दूसरे से मैच करते हैं। कंडक्टेंस है, कंडक्टिविटी है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी है, तो चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। पहला हम बात करते हैं कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का, तो इसको हम लिखते हैं 1/R। आगे जाके ये फॉर्मूले ऐसे बनेंगे, है ना। बात करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसको हम K से, जिसको हम बोलते हैं कप्पा, उससे रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो ये रो का उल्टा होता है, यानी रेजिस्टिविटी का जस्ट अपोजिट होता है, तो 1/रो। आगे ये ऐसा बन जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसको हम बच्चों लैम्डा EQ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है K इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम मतलब कंसंट्रेशन होगी, तो 1000/N, N यानी नॉर्मलिटी। सबसे इंपॉर्टेंट है मोलर कंडक्टिविटी, ये बहुत बार पूछा जाता है। लैम्डा M से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है K इंटू V। K माने कप्पा, V इंटू वॉल्यूम सॉल्यूशन का। ठीक है, तो उसकी कंसंट्रेशन हम कैसे मालूम करेंगे? 1000/M, M यानी मोलरिटी। ठीक है, यहां पर मैंने इन सबकी इक्वेशन यूनिट्स भी लिखी है, तो आप देख लेना। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर होने वाला है बच्चों इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, केवल कंडक्टेंस, ये जो है ना K या कंडक्टिविटी, ये डाइल्यूशन से कम होती है, बाकी सारी चीजें डाइल्यूशन से इंक्रीज होती है। बस एक चीज ध्यान रखना। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी विल डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन, रेस्ट ऑफ थिंग्स विल बी इंक्रीजेस। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम बात करते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हम लैम्डा नॉट M से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती क्या है। देखिए बच्चों, जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन करते हैं, यानी इसमें हम पानी मिलाते हैं, तो धीरे धीरे इस इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन कम होगी और इसकी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि डाइल्यूशन करने पर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो डाइल्यूशन करने पर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ी, कंसंट्रेशन कम हुई। एक समय ऐसा आएगा जब कंसंट्रेशन 0 हो जाती है और मोलर कंडक्टिविटी मैक्सिमम पहुंच जाती है। तो 0 कंसंट्रेशन पर जो भी मोलर कंडक्टिविटी होगी, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी।
तो ये डेफिनेशन यहां पर लिखी गई है ना। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब यही हुआ कि मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन पर जो मोलर कंडक्टिविटी आपको दिखेगी उसको हम बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है बच्चों, और जो डाइल्यूशन आपने किया है यानी जहां पर मोलर कंडक्टिविटी मैक्सिमम आ रही है और कॉन्सेंट्रेशन जीरो है उसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है भाई, आगे बढ़े। अब देखिए बच्चों, हम सब लोग जानते हैं कि हमारे पास दो चीजें हैं, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, है ना। और जो कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी है वो डाइल्यूशन करने पर चेंज होती है। जैसा हमने पढ़ा है कि कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी जब हम डाइल्यूशन करेंगे, तो कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होगी दोनों की, वीक एंड इलेक्ट्रोलाइट की, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। देखो दोनों अपोजिट चीजें है ना। डाइल्यूशन करने पर जो कंडक्टिविटी है यानी जो कप्पा है वो डिक्रीज होगा, लेकिन जो मोलर कंडक्टिविटी है वो कप्पा इंटू वॉल्यूम के बराबर होगी, तो ये इंक्रीज होगी, है ना। अब देखिए हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी का क्या फॉर्मूला, हमारे पास इसको इधर लिखते हैं, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इंटू वी, है ना। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है और कप्पा कम हो रहा है यानी कंडक्टिविटी कम हो रही है, लेकिन बच्चों ओवरऑल क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। रीजन क्या है कि वॉल्यूम कप्पा के प्रोपोर्शन में ज्यादा बढ़ता है, बढ़ना ज्यादा है कम होना कम है, इसीलिए ओवरऑल ये बढ़ता है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम कि मोलर कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन के बीच क्या रिलेशन है। ठीक है बच्चों, किस तरह से कॉन्सेंट्रेशन कम होने से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है और कितनी बढ़ती है, कहां तक बढ़ती है। तो मोलर कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन के बीच एक इक्वेशन से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, जो किसने दी थी, डिबाय हकेल ऑन सैगर इक्वेशन। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा नॉट एम माइनस ए अंडर रूट सी। तो बच्चों यहां पर जो लैम्डा नॉट एम है वो क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, है ना। और जो लैम्डा एम है वो मोलर कंडक्टिविटी एट वी डाइल्यूशन, है ना। वहां पर कॉन्सेंट्रेशन जीरो नहीं है। ए हमारे पास कांस्टेंट है जो किस पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पर, टेम्परेचर पर और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करता है, और सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है। तो एक्चुअल में बच्चों हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन की मदद से कॉन्सेंट्रेशन उसके बीच और मोलर कंडक्टिविटी के बीच एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो हम ये देखेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन के कम होने से मोलर कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है। क्लियर। तो अब मैं आपको ग्राफ बताता हूं, है ना। एनसीईआरटी में इसी तरह ग्राफ बना है। तो बच्चों ये ग्राफ किसके बीच बना, देखो कॉन्सेंट्रेशन का हाफ पावर और मोलर कंडक्टिविटी, है ना, लैम्डा एम के बीच बना है। अब देखिए बच्चों यहां पर इस साइड जो है कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, लेकिन इस साइड धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है। तो हमने दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट लिए है, केसीएल जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और हमारे पास एसिडिक एसिड है जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना। दोनों का पैटर्न अलग अलग होता है, अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो बच्चों जैसे जैसे इधर कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी, हम लोग डाइल्यूशन करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी, जो मोलर कंडक्टिविटी है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। ठीक है। तो बच्चों जो ये इक्वेशन है ये लो कॉन्सेंट्रेशन पर जो मोलर कंडक्टिविटी होती है उसको मेजर करने के काम आती है। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, है ना। अब मैं दो चीजें यहां पर डिस्कस करूंगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है। तो बच्चों देखो जब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन करते हैं तो धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाती है ना, और मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आपको यह चीज ध्यान रखनी है कि जब हम इसका डाइल्यूशन करेंगे तो आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोशिएट हो जाता है ना। तो इसका मतलब यह है कि नंबर ऑफ आयंस रिमेन कांस्टेंट, जितने बनने थे बन गए। तो जब आप इसका डाइल्यूशन करेंगे तो केवल क्या होगा, आयन के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी, है ना। और बच्चों आयन के बीच की डिस्टेंस एक फिक्स डाइल्यूशन पर फिक्स बढ़ेगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसकी मोलर कंडक्टिविटी भी
एक पर्टिकुलर डाइल्यूशन पर एक पर्टिकुलर ही बढ़ने वाली है। तो अगर हमें ये 3 वैल्यू मालूम है तो हम चौथी वैल्यू, 5वीं वैल्यू और 6वीं वैल्यू इस तरह से एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं और लास्ट में हम इस वैल्यू तक जा सकते हैं। यानी ये वैल्यू ये बताती है कि यहां पर कॉन्सेंट्रेशन 0 है, तो 0 कॉन्सेंट्रेशन पर कितनी मोलर कंडक्टिविटी होगी ये हम एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं। यानी ग्राफ की मदद से हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। किसके लिए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, है ना। और जो इक्वेशन मैंने अभी आपको बताई थी कि अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी की बात करूं तो लैम्डा m इक्वल टू लैम्डा नॉट m माइनस ए अंडर रूट सी, है ना। तो इस इक्वेशन से हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आराम से निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ। क्लियर? और बच्चों जहां पर कॉन्सेंट्रेशन 0 दिखा रहा है वो क्या होगी? इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी। क्लियर हो गया? और ये जो मैंने लिखा है ये पूरा के पूरा यही है सारा, ठीक है। इंटरसेप्ट पर क्या है? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। जो स्लोप है वो क्या बताता है? ए की वैल्यू बताता है ना। स्लोप से हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। और जहां पर कॉन्सेंट्रेशन 0 हो जाती है उस डाइल्यूशन को हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलते हैं। वहां पर मोलर कंडक्टिविटी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बराबर होगी। क्लियर? अब आगे बात करते हैं कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या ये जो हमने इक्वेशन लिखी है इससे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं। रीजन देखिए, जब बच्चों हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन करते हैं तो क्या होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट कम डिसोसिएट होते हैं। मान लीजिए कि ये 5% डिसोसिएट हो रहा है तो नंबर ऑफ आयन डाइल्यूशन करने पर बढ़ेंगे और साथ में क्या बढ़ेगा? आयन के बीच की डिस्टेंस, ठीक है ना। तो डाइल्यूशन करने पर 2 चीजें बढ़ेंगी, एक तो नंबर ऑफ आयंस भी इंक्रीज होंगे और इनकी मोबिलिटी भी बढ़ेगी। दोनों चीजें बढ़ेंगी, है ना। तो दोनों चीजें क्या करेंगी? मोलर कंडक्टिविटी को बढ़ाने की हेल्प करेंगी, है ना। तो बच्चों जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते जाएंगे तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ने वाली है क्योंकि नंबर ऑफ आयंस और मोबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन कभी भी वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ आयंस कितने बनेंगे वो फिक्स नहीं है, ठीक है। तो जब वो फिक्स नहीं है तो इसकी कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगी और इसको हम एक्सट्रापोलेट करके 0 पर कभी नहीं ले जा सकते हैं। यानी हमें 0 कंसंट्रेशन कभी भी नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो बोलने का मतलब यह है मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट कुड नॉट बी मेजर, ठीक है। इसको हम मेजर नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे? कॉलर्स लॉ, इस लॉ की मदद से वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हम आसानी से पता कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है कॉलर्स लॉ। कॉलर्स लॉ का मेन काम यह है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का पता करते हैं विद द हेल्प ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो कॉलर्स लॉ क्या बोलता है? तो कॉलर्स लॉ बोलता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसके बराबर होती है? उसके लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन और कैटायन के सम के बराबर होती है, ठीक है ना। तो इसको हम इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो, लैम्डा नॉट m इक्वल टू v प्लस लैम्डा प्लस नॉट और v माइनस लैम्डा माइनस नॉट। तो यहां पर बच्चों जो हमारे पास लैम्डा m नॉट दिखा रहा है इसका मतलब है ये हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है ना, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की। और जो v प्लस दिखा रहा है ये वाला, ये जो साइन है ये क्या बता रहा है? इसकी स्टोइकोमेट्रिक बता रहा है, यानी नंबर ऑफ मोल कितने हैं उस कैटायन के और एनायन के। और ये जो लैम्डा है ये क्या बता रहा है बच्चों? कैटायन और एनायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को बता रहा है। अब हमारे पास एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए अगर हमें एसिडिक एसिड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लिखनी है तो आप दोनों कैटायन और एनायन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को प्लस कर दो, ठीक है। तो देखो एसिडेट आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी प्लस H प्लस, वेरी सिंपल। CaCl2 की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे पता करेंगे? Ca की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी प्लस Cl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लेकिन ध्यान रखने इसके आगे हमने 2 लगा देना है क्योंकि यहां पर 2 आयन है, ठीक है। तो उसकी स्टोइकोमेट्री यहां पर आप शो करोगे। MgSO4 में Mg+2 की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी प्लस SO4 की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, है ना। NaCl के लिए भी इस तरह से आ जाएगा। तो किसी भी
इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को आप उन दोनों के कैटायन और एनायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बराबर पता कर सकते हैं। ठीक है, समझ में बात आ गई। अब इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं ये देखते हैं, है ना। तो देखो, हमने कैलकुलेट करनी है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी, HAC की। HAC क्या हो बच्चों, एसिडिक एसिड, CH3COOH। और हमें दिया क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, HCl और NaAC, मतलब सोडियम एसीटेट। ये तो हमें जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है वो NaCl, HCl और NaAC की दे रखी है, और हमने निकालनी किसकी है बच्चों, एसिडिक एसिड की। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम पता करेंगे विद द हेल्प ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो, पहले लिखते हैं कि एसिडिक एसिड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, एसिडिक एसिड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का जो इक्वेशन है वो कैसे लाएंगे, इन तीनों को प्लस और माइनस करेंगे, यानी इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि उसका टोटल CH3COOH आ जाए। तो देखो, हम क्या करेंगे बच्चों, HCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को प्लस करेंगे किसके साथ, सोडियम एसिडेट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के साथ, और माइनस कर देंगे NaCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से। अब आप बोलोगे कि CH3COOH कैसे आएगा, देखो आगे। तो HCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे देखेंगे, H प्लस और Cl माइनस और लैम्डा नॉट। उसी तरह CH3COOH के लिए CH3COO माइनस Na प्लस, ठीक है, और माइनस कर देंगे NaCl से, तो Na और Cl माइनस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर। अब देखिए बच्चों, यहां Na नेगेटिव है, यहां Na पॉजिटिव है तो कट जाएगा, यहां Cl नेगेटिव है और इधर Cl पॉजिटिव है तो कट गया। बचा क्या, देखो बचा हमारे पास CH3COO माइनस और H प्लस, जो किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो बस हो गया काम खत्म। तो अब हमारे पास देखिए, हम क्या करेंगे, HCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को लेंगे, उसके साथ किसको जोड़ देंगे, CH3COOH की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, माइनस कर देंगे NaCl की मोलर कंडक्टिविटी को, है ना। तो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, CH3COOH की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। वेरी इजी, क्लियर हो गया। इसी तरह का एक क्वेश्चन नीट में पूछा गया है, देखो, है ना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू। तो बच्चों, अमोनियम हाइड्रोक्साइड किसके बराबर होगा, देखो यहां पर ये डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है, NH4Cl प्लस NaOH माइनस NaCl। देखो यहां पर ये Na प्लस है तो ये Na प्लस से कट जाएगा, है ना, और ये Cl प्लस है, ये Cl से कट जाएगा, तो बचा क्या, OH और NH4। तो वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, क्योंकि हमने लाना क्या एक्चुअल में कि ये देखो, है ना, NH4OH की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसके बराबर होगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4 प्लस एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ OH माइनस। तो आपको वो इस इक्वेशन से आराम से मिल जाएगी। तो इसी तरह करना बच्चों, प्लस और माइनस करके। क्लियर हो गया। तो चलिए बच्चों, हमारे पास दो और फॉर्मूले हैं, पहला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और दूसरा डिसोसिएशन कांस्टेंट। सबसे पहले बात करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा, और इसका फॉर्मूला है लैम्डा CM बाई लैम्डा नॉट M। अच्छा, जो लैम्डा CM है वो मोलर कंडक्टिविटी है किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर, और जो लैम्डा नॉट M है वो मोलर कंडक्टिविटी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो दोनों चीजें आपको दी होंगी, आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आराम से निकाल सकते हैं। उसके बाद है बच्चों डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी Kc। जब भी कोई रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट धीरे धीरे कम होते हैं और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाती है। तो इस तरह से एक फॉर्मूला हमारे पास बनता है। तो जो आपको लिखना है Kc इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा, और C क्या है यहां पर, कॉन्सेंट्रेशन है, और अल्फा क्या है यहां पर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो दोनों फॉर्मूले साथ साथ चलते हैं। क्लियर हो गया। अब बच्चों इससे जुड़े कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो मैं आपको करवाता हूं। तो देखो एक क्वेश्चन यहां पर है जो कि नीट 2013 में पूछा गया है। अब आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ लीजिए और पहले ये देखिए कि क्या क्या दे रखा है, हमें निकालना क्या है। तो यहां पर हमें सीधा सा निकालना है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन। ठीक है भाई। अब देखिए
यानी हमें कुल मिला के अल्फा निकालना है, जो अल्फा है वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या क्या दिया है देखिए, हमें दिया है मोलर कंडक्टेंस एट सी कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू 9.54 ओम -1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल -1। ठीक है, और मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दे रखा है 238 ओम -1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल -1। क्लियर, ये दोनों दे रखा है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे अल्फा। तो अल्फा के लिए क्या करेंगे, अल्फा इक्वल टू अभी जो फॉर्मूला बताया था लैम्डा सी एम बाई लैम्डा नॉट एम। ठीक है, तो लैम्डा सी की वैल्यू कितनी है 9.54 बाई 238, और इसको अगर आपको परसेंटेज में निकालना हो तो आप क्या करो 100 से मल्टीप्लाई करो, तो बच्चों ये आ जाएगा आपका 4.008%। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो चलिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो बच्चों पूछ रहा है कि व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास लैम्डा एम, ये हमें निकालनी है। और हमें क्या क्या दे रखा है, देखो कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है यानी मोलरिटी दे रखी है, तो एम की वैल्यू हमें दे रखी है 0.5 मोल पर लीटर, है ना। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी दे रखी है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी इसका मतलब हमें कप्पा की वैल्यू दे रखी है, तो कप्पा हमारे पास है 5.76 इंटू 10⁻³ साइमंस सेंटीमीटर -1। क्लियर, अब हमें जो है मोलर कंडक्टिविटी मालूम करनी है। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है बच्चों, लैम्डा एम इक्वल टू के इंटू 1000 बाई मोलरिटी। ठीक, अच्छा के की वैल्यू दे रखी है 5.76 इंटू 10⁻³ 1000 से इसको आप मल्टीप्लाई करो, और नीचे आप क्या लिखोगे एम, एम कितना है 0.5। ठीक, बहुत इजी कैलकुलेशन है, कहीं कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। तो बच्चों आंसर आ जाएगा 11.52 साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल -1, है ना। तो 11.52 कहाँ है, बी, बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर, डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है, सीधे फॉर्मूला में पुटअप करना है, आंसर निकालना है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ M/32 सोल्यूशन ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड इज 8.0 मो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस यहां पे दे रखी है लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल टू 8.0 MHO सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, और इतनी कॉन्सेंट्रेशन पे है तो ये इतनी वैल्यू है। अब बोल रहा कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इतनी है, यानी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जिसके लिए हमने लैम्डा 0 लैम्डा नॉट एम लिखा, तो वो कितनी है बच्चों 400 मो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों चीजें हमने यहां पर लिख दी जो हमें दे रखा है, एक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस सी कॉन्सेंट्रेशन पर और एक इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, है ना। और जो हमारे पास बच्चों मोलरिटी है वो कितनी है M/32। ठीक है, या 1/32 आप लिख सकते हैं इसमें। अब पूछ क्या रहा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट हमें मालूम करना है। ठीक, डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है Kc, और वो होता है बच्चों C⁴/1 - है ना। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन तो हमें दे रखी है ये वाली, है ना, हमें केवल अल्फा निकालना है। तो सबसे पहले अल्फा निकालेंगे यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अल्फा के लिए फॉर्मूला होता है C इक्विवेलेंट बाई लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट, है ना, और दोनों वैल्यू आपको मालूम है, तो हो जाएगा बच्चों 8.0/400। ठीक, क्लियर हो गया। अच्छा, ये आ जाएगा आपका 2 × 10⁻²। ठीक है भाई, चलो अल्फा मालूम चल गया, अब सीधे Kc निकालो।
तो के सी इक्वल टू, सी क्या है, सी हमारे पास बच्चों m/32 है इंटू एल्फा का स्क्वायर है, तो अल्फा है 2 इंटू 10⁻²² का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों 1 माइनस एल्फा की जगह 1 इज मच मोर ग्रेटर देन एल्फा, दैट्स वाई इट बिकम ओनली 1, तो नीचे केवल आ जाएगा 1, तो लिखने की जरूरत है ही नहीं, है ना। तो अब जो हमारे पास केसी होगा जब आप उसको कैलकुलेट करोगे तो वो निकल के आ जाएगा बच्चों 1.25 इंटू 10⁻⁵ इट विल बी द आंसर। तो कहीं पर दे रखा है बच्चों यहां पर पहला वाला, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हम डिसोसिएशन कांस्टेंट को कैलकुलेट करेंगे। क्लियर। तो बच्चों ये था हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और ये फुल चैप्टर रिवीजन हो गया। एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने आपको बता दिए। अब क्या करना है आपको, इस चैप्टर के डाउट पूछने के लिए टेलीग्राम ग्रुप का इस्तेमाल करना है, वहां मुझे डाउट पूछने हैं, है ना। इस चैप्टर की प्रैक्टिस सीट मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप इसको डाउनलोड करना मत भूलिए, है ना। ऑनलाइन टेस्ट आपका सैटरडे को होगा, तो उसका लिंक आपको सैटरडे को मिल जाएगा, उसकी तैयारी आप कर लीजिए। और अगर इस चैप्टर का आपको क्विक रिवीजन करना है तो इस वीडियो का पीडीएफ बना के मैं उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही।